बेटा गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ओके, सब लोग का वेट करते हैं एक बार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो? ठीक हो तुम लोग? गुड इवनिंग। सब ठीक हो? यस सर। कोई नया स्टूडेंट है क्या आज क्लास में? विवेक, विचित्रा, भरोसा, ज्योतिष्मान, कल्पना, मुख्तार, मुस्कान, नेहा, प्रेम, रोहन, साहिना, संदीप, श्रीलेखा, ट्रिनिटी, इमोन। इनको तो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मे भी कोई नया बच्चा आ सकता है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में हमारा एक चैप्टर यानी मूल कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद न्यू चैप्टर। ठीक है, मैंने क्या बताया था, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? याद है किसी को? क्या पढ़ेंगे? बॉन्डिंग। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आज हम लोग का काम होगा पढ़ना केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही ज्यादा, मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब है ना। मैं फिर वेट कर रहा हूँ 2 मिनट और, कोई आ सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करता है। ठीक है, मैं कंफर्म करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग और 2 मिनट वेट करते हैं। कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम क्या बताओ? केमिकल। ठीक है, एनसीईआरटी किताब के अंदर इस चैप्टर को लिखा गया है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। क्या लिखा हुआ है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। ठीक है, बट बेसिकली इस चैप्टर को लोग बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? बॉन्डिंग के। अभी क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो चैप्टर है, ठीक है, जिसको मैं बोला जाऊं तो मेडिकल एग्जाम में, नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से करीबन 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जो भी लोग मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन, समझ रहे हो ना? और ये वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट चैप्टर, सबसे लंबा चैप्टर अगर केमिस्ट्री के अंदर कोई है तो ये एक बहुत ही लंबा चैप्टर है। तो हमको कुछ दिन टाइम लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने। और ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मैं तुमको बता नहीं सकता, वर्ड से बताना पॉसिबल नहीं है कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट और लंबा भी है। प्रॉब्लम क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, पहले बता दो जेडब्ल्यू में कितना आता है। तो जेई के अंदर तो इसके अंदर 2 क्वेश्चंस का उम्मीद तो कर ही सकते, ज्यादा नहीं बट 2 क्वेश्चन तो आता है इसके। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा। और ये चैप्टर का खास बात ये है कि ये चैप्टर इतना लंबा है कि स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ने के बाद हम जब मिड में पहुंचेंगे तो स्टार्टिंग भूल जाओगे, जब मिड खत्म हो गया एंड में पहुंचेंगे तो मिड भूल जाओगे। समझ आ रहा नहीं यार? तो ये चैप्टर को समझने के लिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन, जल्दी जल्दी रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर क्या रहेगा हमको हमेशा याद रहेगा। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, एक बार पढ़ेंगे और छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, तो फिर ये चैप्टर तुमको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है ना? तो ये फुल्ली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट तुमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जितने नए बच्चे जिनका पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर नहीं हुआ है, जिनका क्वांटम नंबर क्लियर नहीं है, उनको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी इस चैप्टर के अंदर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर में हमको क्वांटम नंबर का बहुत ज्यादा यूज होगा और पीरियोडिक प्रॉपर्टी का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, यूज हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिनका भी ये चैप्टर नहीं हुआ है क्वांटम नंबर और पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो उनको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट इस चैप्टर में लग सकता है, और बाकी लोग को तो जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए चैप्टर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टार्ट करें केमिकल बॉन्डिंग? बोलो स्टार्ट करें, बोलो बोलो। यस सर।
Yes, तो sir. स्टार्ट करते हैं विद द केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो एक बात समझते, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग नाम सुन के ही तुम्हारे माइंड पे सबसे पहले एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं पूछता हूँ तुमसे, मुझे बताना कि सर ये बॉन्डिंग के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, और ये वर्ड क्या पता है? इस वर्ड को बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड है ना, बॉन्ड। क्या तुम लोग बताओगे मुझे ये बॉन्ड का मतलब क्या है? जेम्स बॉन्ड का बात नहीं कर रहा हूँ, तो बताएगा मुझे व्हाट यू मीन बॉन्ड? कौन बताएगा? चलो ट्राई करो। रिश्ता सॉरी, सर, रिश्ता। रिश्ता। अरे वाह, वेरी गुड। कौन बताया? नाम बताओ। सर, रोहन। हाँ रोहन, ये रिश्ता क्या कह रहा था ना, तो बॉन्ड इज समथिंग लाइक रिश्ता। वेरी गुड। और कुछ? और क्या बताएगा बॉन्ड क्या है? रिश्ता है बॉन्ड। और कुछ? ट्राई करो, ट्राई करो। The relation between two रिलेशन बिटवीन टू, यानी किसी भी दो चीज के बीच में, दो इंसान के बीच में जो रिलेशन होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड बोलेंगे। बहुत अच्छा, मतलब अल्टीमेटली रिश्ता ही हो गया। और कोई मुझे बताएगा कि रिश्ता को छोड़ के और कुछ बोल सकते हैं कि हम लोग बॉन्ड को? बोलो। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि तुम्हारा एक फ्रेंड है वहां पर। अब जब रिश्ता का बात करते हैं तो रिश्ता इज समथिंग लाइक रिलेटिव, है ना, रिलेटिव होना, रिलेशन होना। लेकिन मैं ये बोलूं कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है, वो फ्रेंड और तुम्हारे बीच में एक अच्छा चीज है, मतलब लाइक एक अच्छा रिलेशन है ना, तुम उसका बात समझते हो, वो तुम्हारा बात समझता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि तुम दोनों के बीच में क्या होगा? बताओ, बॉन्ड होगा। करेक्ट? क्या बोलेंगे हम? बॉन्ड होगा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? हम बोलेंगे ना कि सर हम दोनों Yes, के बीच sir. में क्या है? Yes, sir. तो बेसिकली बॉन्ड को रिश्ता ना बोल के हम ये बोल सकते हैं कि सर बॉन्ड का मतलब होता है एक एट्रैक्टिव फोर्स। क्या होता है बॉन्ड का मतलब? बॉन्ड का मतलब होगा अट्रैक्शन फोर्स, और यू कैन से अट्रैक्टिव फोर्स। यानी अगर कोई दो चीज, जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल दे दूं कि मान लो मेरे हाथ में एक लाल मार्कर है और मेरे हाथ में एक ब्लैक मार्कर। मान लो इस ब्लैक मार्कर और लाल मार्कर के बीच में कोई भी टाइप का अट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? कोई भी टाइप का अट्रैक्शन हो गया। तो इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे पता है? बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? बॉन्ड बोलेंगे। अब तुम्हारा फ्रेंड कौन बनेगा? तुम्हारा फ्रेंड कौन बनेगा? तुम्हारा फ्रेंड वही बनेगा ना जिससे तुम अट्रैक्ट होते हो, या जो तुमको अट्रैक्ट करता है। जो तुम्हारा दुश्मन होगा वो थोड़ी तुमको अट्रैक्ट करेगा, वो तुमको रिपेल करेगा। लेकिन जो तुम्हारा फ्रेंड होगा वो तुमको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करने के पीछे बहुत रीजन हो सकता है। उसका तुमको कुछ बात पसंद आ गया, उसका सोचने का तरीका पसंद आ गया, उसका और कुछ पसंद आ गया, तो वॉट एवर इट इज। तो बेसिकली बॉन्ड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? नॉर्मल चीज है कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज क्या? एन अट्रैक्टिव फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? बॉन्ड मतलब क्या? बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। याद रहेगा नहीं रहेगा? बोलो, बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स। किसके बीच में? किसी के भी बीच में। इंसान हो सकता है, एटम हो सकता है, किसी के बीच में अट्रैक्शन होगा तो यानी उनके बीच में क्या है? बॉन्ड है। अट्रैक्शन नहीं होगा तो यानी कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं। चलो अब आगे समझते हैं इसको, ठीक है। मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो कि हम लोग, तुम लोग, मैं तो नहीं पर तुम लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लोग सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, राइट? तुम्हारे घर पे मम्मी भी होंगी, पापा भी होंगे, या चलो मान लो पापा नहीं है, मम्मी है, जो भी है। तो मान लो फैमिली में रहते हो, कोई भाई होगा, बड़ा भाई, छोटा बहन, कोई भी होगा। अब लॉकडाउन से पहले क्या था हमारा सिनेरियो कि सुबह को उठते थे, है ना, पेरेंट्स काम पे, पापा निकल के कहीं पे, मम्मी मान लो घर पे है या वो भी निकल के चले गए काम में, तो स्कूल चले गए, बहन या भाई भी स्कूल चला गया। दिन भर तुम उधर बिजी, पेरेंट्स काम में बिजी, सब यहाँ बिजी वहां बिजी, कोई जल्दी आया कोई लेट आया। बट जो भी हो जाए, रात को हम लोग क्या ट्राई करते हैं बताओ? रात को हम ये ट्राई करते हैं कि हम लोग एक साथ, है ना, एक जगह पे बैठ के मिलजुल के क्या करेंगे? डिनर करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? बताओ, बोलो। Yes, sir. होता Yes, है ऐसा? sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री से बाहर जा रहा हूँ, घर का बात बता रहा हूँ। रिश्ता है ये, तो रिश्ता का बात बोलना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि घर पे सब मिलके डिनर करते हो, ना, डिनर करने का प्लानिंग करते हो डिनर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हुआ ना कि मेरा अपने पेरेंट्स के साथ, मेरा अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, अपने भाई के साथ, बहन के साथ एक क्या प्रेजेंट? एक बॉन्ड। क्या है? बॉन्ड है। अब बॉन्ड का मतलब ये थोड़ी है कि हमने धागा बांध लिया, है ना, पापा ने धागा बांध दिया, मम्मी ने धागा बांध दिया, तुमने धागा बांध लिया और सब धागा में घूम रहे हैं। ऐसा होता है क्या? बताओ।
ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो बेसिकली क्या है, तो अट्रैक्शन के लिए कुछ धागा या कोई चीज ऐसा नहीं होता कि मुझे दिख रहा है, देखो कि हम दोनों में बॉन्ड है, तो हमने एक लाठी पकड़ लिया, उसने यहाँ लाठी पकड़ा, मैंने यहाँ पकड़ा, क्योंकि हमारा बॉन्ड है। तो ऐसा नहीं होता। बॉन्ड बेसिकली क्या है, एक सिंपल एट्रैक्टिव फोर्स है। किसी भी दो चीज के बीच में अगर एट्रैक्टिव फोर्स काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। बॉन्ड को डिफाइन कैसे करते हैं, लिखते कैसे, दिखाते कैसे? तो दिखाने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर मैं बोलूं कि ये ए नाम का एटम है, मैं एटम का एग्जांपल ले रहा हूं, और यहाँ पे कोई बी नाम का एटम है, तो ए और बी नाम के एटम के बीच में लाइन खींच दोगे, एक ऐसा लाठी बना दोगे, तो तुमने बहुत बनाया होगा क्लास 10 के अंदर, 9 के अंदर। तो इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इट इज कॉल्ड बॉन्ड। इज इट क्लियर? नॉट? बोलो 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 बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर बॉन्ड है, अगर मान लो बॉन्ड है, तो और एक टर्म भी हमको समझना पड़ेगा। वो टर्म को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इस टर्म को, बॉन्ड एनर्जी। मुझे पता है कि ये टर्म तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है कि बॉन्ड एनर्जी सर हमने पहले नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बात है, तुमने पहले नहीं पढ़ा। ये बॉन्ड एनर्जी, इसको लिख सकते हैं बीई। क्या लिखेंगे इसको बेटा, बीई लिखेंगे, है ना। बीई इज कॉल्ड बॉन्ड। अब मुझे ये बताओ, कोई गेस करो, मुझे करेक्ट आंसर तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, ये मानता भी नहीं, चाहिए नहीं। तो मुझे ये बताओ कि बॉन्ड एनर्जी का नाम सुन के तुम्हारे माइंड पे क्या आता है, मुझे व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड एनर्जी, कौन बताएगा? सर एक बॉन्ड बनाने में कितना एनर्जी यूज होता है? हाँ, बहुत अच्छा। तो सौम्या ने बताया कि सर बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि एक बॉन्ड को बनाने में कितना एनर्जी लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। और किसी के माइंड में कुछ है तो प्लीज पूछो। अब पूछो, बोल रहा हूँ सॉरी, बोलो। और किसी के माइंड में कुछ है तो प्लीज बोलो। अरे पार्टिसिपेट करो बेटा, लो पार्टिसिपेट करो। क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो बोरिंग हो जाओगे ना, बोर हो जाओगे तो भी बोर हो जाओगे। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। सर एक और थॉट आया दिमाग में। हाँ बोलो बोलो। सर किसी बॉन्ड को होल्ड करने के लिए, मतलब उसको बना के रखने के लिए कितना एनर्जी यूज अप होता है? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो एक ही बच्चा के माइंड में दो थॉट आ चुके अभी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो सौम्य ने बोला पहले कि बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी दो चीज के बीच में बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। और फिर उसको ये भी लग रहा है कि सर बॉन्ड एनर्जी ये भी हो सकता है कि बॉन्ड बनने के बाद उस बॉन्ड को होल्ड करने के लिए, क्या करने के लिए, बॉन्ड को होल्ड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। बिल्कुल, दोनों ही करेक्ट है अपने जगह पे। और कोई बताएगा? क्या लगता है, सौम्य करेक्ट है कि कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो? बताओ, बोलो। अरे बोलो रे भाई तुम लोग। ओके, कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन किया क्या? कविता, कविता हो क्या क्लास में? कविता, कविता हो तुम क्लास में? Yes, sir. रियलमी 7, अरे वाह कविता, मेरा भी रियलमी 7। चलो कविता बताओ क्या होगा बॉन्ड? कौन सा स्कूल से हो तुम? कविता कौन सा स्कूल से? Sir, KV Narangi. केवी नारंगी। तो कविता तुम्हारे विचार क्या है बॉन्ड एनर्जी को लेके, कुछ बताओ। बोलो बोलो बोलो। सर कोई केमिकल बीच में जो अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड्स, केमिकल कंपाउंड के बीच में जो अट्रैक्शन होता है। नहीं वो तो ठीक है, वो ठीक है, वो करेक्ट है। मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होगा, गेस करो। एनर्जी किसको बोला जाए कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो चाहिए, बॉन्ड को जोड़ने के लिए चाहिए, काइनेटिक बॉन्ड एनर्जी। को। ठीक है चलो, ठीक है, तो कोई नहीं बताया तो नहीं बताया तो देखो। तो सौम्य ने जो ये ट्राई सब किया, bond हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड, बोलो। को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए। कौन बोल रहा, नाम बताओ। सर संदीप। सर मैं सोच रहा हूँ, ऐसा लगता है मेरे को। देखो सिंपल बात है, सही बात है। देखो यहाँ पे बेसिकली जब भी हम सुनते हैं एनर्जी के बारे में और खासकर बॉन्ड एनर्जी, तो हमारे माइंड पे यही ख्याल आएगा। सबके माइंड पे, तुम्हारे माइंड पे, मेरे माइंड पे, हर इंसान के माइंड पे यही ख्याल आता है कि सर बॉन्ड को जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए,
या बॉन्ड को जोड़े रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर मान लो इस ए और बी के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, तो इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में, क्या करने में बेटा, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। यानी सिंपली हम क्या बोलेंगे, द एनर्जी, इसको तुम लिख सकते हो, ठीक है, अपने कॉपी में, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड, क्या, टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड, है ना। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या एनर्जी बोलते हैं उसको हम लोग, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जोड़ने का नहीं, तोड़ने का एनर्जी है। यानी समझो कि मान लो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है मान लो, तो मैंने क्या किया कि किसी फ्रेंड ने क्या किया, उसको जाके बोला, है ना, कि तुम्हारा वो फ्रेंड ना तुम्हारे बारे में बुरा बुरा बोल रहा है। उसने सोचा ऐसा क्या, दोस्ती तोड़ दिया। तो यानी इसका मतलब क्या है कि तुम लोग का दोस्ती का जो बॉन्ड है, तोड़ना क्या है, बहुत इजी है। तो बॉन्ड तोड़ना इजी मतलब क्या, कि दोस्ती काम का नहीं है, अनस्टेबल है दोस्ती, दम नहीं है दोस्ती में, राइट। लेकिन मान लो कोई तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और मान लो कोई तीसरा आदमी गया उसके पास बोलने के लिए कि तुम्हारा दोस्त तुमको ऐसा ऐसा बोल रहा था, उसने बोला ना ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बोलेगा ही नहीं मेरे बारे में। तो उसका बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, है ना। तुम दोनों का दोस्ती तोड़ना क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में यही बोलेंगे ना कि सर, इस केस में यही बोलेंगे कि सर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्टेबल है, तोड़ना ही डिफिकल्ट है, करेक्ट। अच्छा, किसने अच्छा बोलो, इमोन। यस सर। हाँ, नहीं नहीं, कुछ कोई कुछ बोल रहा है, क्या बोल रही हो। ओके, सर मैंने सेम सेक्शन है क्या, अच्छा इमोन लड़की है, क्या लिख रहे हो कल्पना, हम एवरीवन हो गया उसको हाइड, सर कल्पना मैं सबसे थ्री नहीं, नहीं थी, सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको प्रॉब्लम हो सकता, मुझे क्या, मैं तो ऐसे कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे चैटिंग मत करो, खतरनाक है, जो में चैटिंग कर रहा है जल्दी कर डेंजरस एक बार क्या हुआ मैं बता दूं, इंटरेस्टिंग बात। मेरे क्लास में नहीं, मेरे क्लास में बच्चे लोग तो ठीक रहते हैं, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। कोई एक बहुत सीरियस टीचर के क्लास में क्लास चल रहा था, तो सर ने क्लास में लंबा खींच दिया, ठीक है ना। तो बच्चा किसी अपने फ्रेंड को लिख रहा था कि ये कैसा आदमी, छोड़ता क्यों नहीं है, तो पब्लिक हो गया, समझ रहे हो ना। तो कभी ऐसा ना होगा, ठीक है ना। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट है ना, कोई कोई रहता है ना जो बहुत थोड़ा, है ना, उनको बहुत ईगो में लग जाता है। आगे बढ़े, तो ये हमने बात किया बॉन्ड एनर्जी। अब देखो यहाँ पे बात किया ना कि बॉन्ड एनर्जी को लेके, यानी एट्रैक्टिव फोर्स को लेके, हमने एट्रैक्टिव फोर्स को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर, क्योंकि अगर मैं ये बोलूंगा कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड के और तुम्हारे बीच में दोस्ती को तोड़ना भी मान लो उतना ही इजी है जितना इजी तुम्हारा कोई नया फ्रेंड के बीच में दोस्ती को तोड़ना, है ना, तो फिर बात तो नहीं बनेगा ना। सब बॉन्ड का अलग अलग क्या होता है, वैल्यू होता है कि नहीं। किसी के साथ तुम्हारा बॉन्ड क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, किसी के साथ बॉन्ड बहुत वीक होगा, और किसी के साथ तो बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा कि वो तोड़ना इम्पॉसिबल की तरह होगा, यानी बहुत ज्यादा क्या लगेगा हमको, एनर्जी लगेगा, राइट। तो इसी हिसाब में हमने एट्रैक्टिव फोर्स को 3 भाग में डिवाइड कर दिया कि 3 टाइप का क्या होता है, एट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये भी लिखता हूं। तो पहला जो एट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास होता है, उस एट्रैक्टिव फोर्स को बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, क्या बोलेंगे, वंडरवाल फोर्स, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ क्या, एट्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, वंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बोलेंगे। होगी नहीं क्लास में, क्या हुआ, एकदम चुपचाप हो सब लोग, कुछ हो गया क्या। यस हेलो सर सर। है। सर हाँ तो हाँ, हाँ बोलो बोलो। सर वो बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड क्या बोलते हैं आपका, ये बॉन्ड क्या था ये, हाँ बोलो बॉन्ड बोलो। एनर्जी सर दोनों अलग हम्म। अलग चीज है या एक ही चीज है? नहीं नहीं, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ नहीं होता है, बॉन्ड एनर्जी होता है, लेकिन तुम ये बोल सकते हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ओके सर। ओके। है ना। एक ही बात है, बॉन्ड को तोड़ने में स्ट्रेंथ लगेगा, जो एनर्जी लगेगा, और एक ही चीज, ठीक है। अब देखो, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है समझने का try करो। तो सबसे पहला जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको बोलते हैं वंडरवाल। मैंने तुम लोग को पहले भी वंडरवाल के बारे में बताया हुआ है, जब मैंने तुम लोग को क्या पढ़ाया था, पीरियोडिक प्रोपर्टी पढ़ाया था। तो
वंडरवाल को जब भी सोचोगे ना, तो मैंने ये बताया था कि वीक, कमजोर, खराब, जिसका कोई काम नहीं है, इससे कुछ नहीं हो सकता, तो ये सब जो थिंकिंग है ना, वो अप्लाई होता है किसके लिए? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवाल का मतलब होता है कमजोर, वंडरवाल का मतलब होता है वीक, वंडरवाल का मतलब होता है बेकार, वंडरवाल का मतलब होता है कुछ काम का नहीं, है ना। तो जब भी ऐसा वर्ड होगा तो समझ जाना कि वंडरवाल का बात है। तो हमने वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब देखा, तो ये देखने को मिलता है कि इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी हमको चाहिए होता है, यानी मान लो किसी दो एटम के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी हमको चाहिए होता है, दैट इज इवन लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। कितना एनर्जी? मात्र 8 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी में जो बॉन्ड टूट जाएगा, वैसा बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? वंडरवाल बॉन्ड। क्या बोलेंगे बताओ? वंडरवाल बॉन्ड। याद रहेगा, ये वंडरवाल फोर्स ऑफ क्या? अट्रैक्शन। क्लियर है बात? ठीक है। हाँ, Yes, sir. तो सर जूल सर Yes, sir. केजे बाय मोल किस चीज का वैल्यू था? इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब होता है, देखो, जब बॉन्ड का बात करते हैं ना, बॉन्ड का, ठीक है ना, तो बॉन्ड को हमेशा मोल में काउंट करते हैं, वो थर्मोडायनामिक्स सीखेंगे, ठीक है ना। तो एक मोल बॉन्ड को, कितना बॉन्ड को? 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए तुमको एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए अगर तुमने 8 किलो जूल एनर्जी लगाया या 5 किलो जूल एनर्जी लगाया और वो 1 मोल बॉन्ड टूट गया, तो समझ जाना कि उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ था, वो कौन सा बॉन्ड लगा हुआ था? वंडरवाल बॉन्ड लगा हुआ। क्लियर बात? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसका नाम? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, या फिर यू कैन से एच बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? एच बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड, जिस जगह पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वहां पे याद रखना कि जो बॉन्ड एनर्जी होगा, दैट बॉन्ड एनर्जी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 8 किलो जूल पर मोल, है ना। 8 किलो जूल पर मोल से तुमको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, लेकिन द एनर्जी विल बी लेस देन 42 किलो जूल पर मोल। लेकिन और जो लास्ट, जो हाईएस्ट एनर्जी लगेगा, दैट विल बी ओनली 42 किलो जूल पर मोल। यानी तुमको जो बॉन्ड एनर्जी लगाना पड़ेगा, that will lie between the 8 kilojoule per mole to 42 kilojoule per mole। यानी इतना एनर्जी लगा के कोई बॉन्ड टूट जाता है, तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस केस में उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि उस दो एटम के बीच में जो बॉन्ड लगा होगा, वो कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड लगा। और तीसरा जो बॉन्ड हमारे पास बनता है, उसको बोलते हैं बेसिकली केमिकल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड क्या चीज? तो केमिकल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी हमको अप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी मोर देन क्या होगा? 42 किलो जूल पर मोल। कितना होगा? मोर देन 42 किलो जूल पर मोल। कितना? मोर देन 40। तो बताओ, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा बना? बताओ। केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। और वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा बना? सबसे वीक? वंडरवॉल। वंडरवॉल बॉन्ड, है ना। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि केमिकल बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है। और इस चैप्टर के अंदर हमको मेनली पढ़ना है केमिकल बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एकदम लास्ट ऑफ द चैप्टर जब खत्म होने लगेगा तो वहां पे एक बहुत छोटा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चैप्टर को खत्म होने में 1 महीना का टाइम मान के चलो, पूरा महीना निकल जाएगा हमारा, फिर भी डाउट है चैप्टर खत्म हो, बहुत लंबा चैप्टर, ठीक है। और वंडरवाल बॉन्ड के बारे में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ते हैं, वंडरवाल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का चैप्टर में, वहां पढ़ेंगे कि वंडरवाल बॉन्ड और क्या। क्लियर है बात? ये समझ आया सबको? तो प्लीज लिख लो इसको यहाँ पर। सर हाँ पूछो। सर हम लोग 8 जूल और 42 किलो जूल को हम लोग क्यों लिए है? सर मेरे दिमाग में भी किलो यही जूल थॉट था। जूल नहीं, किलो जूल क्या चीज है? सर मतलब हमने ये वैल्यू क्यों लिया और कुछ वैल्यू क्यों नहीं? ये वैल्यू हमने थोड़ी लिया है। अब मैं तुमको ये बोलूंगा कि इस मार्कर को तोड़ के दिखाओ, ये मार्कर को तोड़ के दिखाओ, है ना। ये मार्कर तोड़ो और मैं तुमको बोलूंगा कि इस मार्कर के जगह पे मान लो एक लोहा है, मान लो लोहा को तोड़ के दिखाओ। क्या लोहा को तोड़ने में जितना एनर्जी लगेगा और मार्कर को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा वो सेम होगा क्या?
नो सर। नहीं होगा। अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं खुद से मान सकता हूँ क्या कि मुझे लोहा को तोड़ने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, लिख दो? ऐसा हो सकता है? बताओ, नहीं हो सकता। नो सर। एक्सपेरिमेंटल थिंग, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है कि जब एनर्जी लगा के देखा गया तब जाके मालूम चला कि इतना एनर्जी में बॉन्ड ब्रेकडाउन हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि हमने इसको मन मर्जी में 8 ले लिया, 42 लिया, तो हमने मर्जी से वैल्यू नहीं लिया, ये वैल्यू निकला है इन द एक्सपेरिमेंट, तब जाके ये वैल्यू को माना गया है कि इतना वैल्यू लगाने से जो टूट जाता है तो मतलब वंडरबाल बॉन्ड है, इतना वैल्यू में जो टूटेगा हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इतना वैल्यू में जो टूटेगा, इतना एनर्जी में जो टूट जाएगा तो केमिकल बॉन्ड होगा। ठीक है सर पर हम लोग ने तो यहाँ पे इक्वल टू तो नहीं लिखा सर, हम लोग तो फिर तो ये एवरेज हो गया ना एक तरीके से, उसके नीचे जितना भी टूट रहा है। तो बेसिक का 9 थोड़ा बेसिक गड़बड़ है। लेकिन बात सुनो, जब भी हम कोई रिएक्शन का बात करते हैं, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास एक आयरन है, तो तुम मुझे बताओ कि दुनिया में हर आयरन बराबर शक्तिशाली होगा क्या? बताओ तुम मुझे एक बार। तुम्हारे नो घर सर। में जो खिड़की में जो आयरन लोहा लगा होगा वो लोहा, और मान लो तुम्हारे घर के बाहर बास्केटबॉल ग्राउंड में जो लोहा लगा होगा, क्या दोनों लोहा का स्ट्रेंथ सेम होगा क्या? नो होगा। सर। लेकिन उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? दोनों तो आयरन ही है। आयरन। इतने घर के बाहर जो है उसको आयरन बोलूंगा, और घर के अंदर जो है उसको प्लास्टिक बोलूंगा? नहीं, वो भी आयरन है, ये भी आयरन है। तो जब दोनों आयरन है, बट दोनों आयरन होने के बावजूद भी इसको तोड़ने में थोड़ा कम एनर्जी लगेगा, उसको तोड़ने में क्या लगेगा? ज्यादा एनर्जी लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक आयरन को ब्रेक डाउन करने का, तो एक आयरन को तोड़ने में एटलीस्ट प्लास्टिक से तो क्या लगेगा? ज्यादा एनर्जी लगेगा। करेक्ट? यस सर। है ना, इक्वल एग्जैक्ट वैल्यू हाँ थोड़ी सर होगी। समझा। बॉन्ड तो अलग अलग टाइप का बॉन्ड होगा, हजारों लाखों बॉन्ड है दुनिया में, अब हर बॉन्ड को तोड़ने में सेम वैल्यू थोड़ी लगेगा। हाँ, लेकिन ये देखा गया है कि अगर कोई केमिकल बॉन्ड है तो तुमको कम से कम एक केमिकल बॉन्ड ये सब एनर्जी से नहीं टूटेगा, कम से कम 42 किलो जूल से ज्यादा का एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब जाके एक केमिकल बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा। अब मे भी पॉसिबल है कि दुनिया में कोई केमिकल बॉन्ड है जो 43 किलो जूल में टूट जाता होगा, और कोई ऐसा भी बॉन्ड होगा जिसको 500 किलो जूल का एनर्जी लगाना पड़ता होगा तोड़ने के लिए। तो डिपेंड करेगा अलग अलग बॉन्ड के ऊपर, अलग अलग एटम के ऊपर। ठीक है? यस सर। यस सर। इसको लिख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे पूछो, जिनको भी डाउट है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो पूछना पूछो, टेंशन नहीं। देखो क्लास 11 सीखना है, ठीक है ना, याद रखना, बता रहा हूँ मैं तुमको बार बार, है ना, मैं टीचर से ज्यादा तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ। क्लास 11 अगर नहीं सीखोगे ना तो जिंदगी भर मुझे याद रखोगे, और सीख जाओगे तो भी याद रखोगे। तो मैं बेटर है कि सीख के याद रखो, ना सीख के याद मत रखो, है ना। ना सीखोगे तो जिंदगी भर रहेगा कि अरे यार सबने तो बोला तो सीख लेना, और हम लोग ही नहीं सीखा। तो क्लास 11 में पूरा दुनिया का चक्कर छोड़ो और सीखो। इतना टाइम है तुम लोगों के पास, मैं डेली तुम लोग को भाषण देता हूँ कि टाइम है तुम लोग के पास, टाइम का यूटिलाइज करो, दिन भर बैठ के सोचो, पढ़ो, इंटरेस्ट लो, मजा लो। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ट्वेल्थ में कहाँ चैप्टर है इंटरेस्टिंग, मतलब बोरिंग बोरिंग चैप्टर। चलो ये हो गया, तो आगे बढ़े। अगर ये हो गया तो बताओ आगे बढ़े। यस सर। हो गया? अब देखो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे केमिकल बॉन्ड के बारे में। अब जैसे कि हमने पहले ही बात कर लिया कि चैप्टर के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे केमिकल बॉन्ड। तो बेटा तो स्टार्ट करता हूँ केमिकल बॉन्डिंग। बाकी बॉन्ड जहां जहां पे आएगा वहां पढ़ेंगे, पर मेनली हमको पढ़ना है किसके बारे में? केमिकल बॉन्ड। चलो पढ़ते हैं क्या। देखो ये केमिकल बॉन्ड जो होता है, देखो बॉन्डिंग क्या है? बॉन्डिंग एक प्रोसेस है। बॉन्डिंग क्या है? बॉन्डिंग का मतलब होता है बॉन्ड बनाने का प्रोसेस। और बॉन्ड क्या है? बॉन्ड मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स। डिफरेंस समझ रही है ना? मैं बोलूंगा बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग का मतलब होगा कि बॉन्ड को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो होगा बॉन्डिंग। मैं बोलूंगा बॉन्ड, तो बॉन्ड का मतलब होगा सर बॉन्डिंग के दौरान जो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जिस फोर्स से दो एटम जुड़ा होता है,
वो हमारे लिए क्या होगा सर, ठीक। तो बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, केमिकल बॉन्ड का, सॉरी हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल बॉन्ड। दुनिया में 3 टाइप का केमिकल बॉन्ड देखने को मिलता है, तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। कौन सा बॉन्ड है बताओ कोई मुझे, अरे बोलो तुम लोगों को आता है। आयोनिक। पहला जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। सेकंड टाइप का जो बॉन्ड तुमने सुना होगा, बताओ क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। ये सब तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पहला जो बॉन्ड है वो होता है आयोनिक बॉन्ड, सेकंड जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट तीसरा बॉन्ड तुमने नहीं पढ़ा होगा, नया बॉन्ड है तुम्हारे लिए, उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा बताओ, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही और एक नाम से भी याद रखेंगे, वो होगा डेटिव बॉन्ड। क्या होगा बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप का बॉन्ड होता है। क्या क्या बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या है। कौन बताएगा मुझे कि आयोनिक बॉन्ड क्या है, कब बनता है, बताओ। सर जब एक मेटल और सॉरी सर जब एक कैटायन और एनायन साथ में बॉन्ड होते हैं। जब एक कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। और कोई बताएगा, जैसे बताओ, एक ब्रीफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं पता तो बोल, तो नहीं पता, मैं बता दूं। अरे चुपचाप मत बैठो यार, तुम लोग कितना समझाओ, चुपचाप क्यों बैठे, इमोन, प्रेम, विवेक, क्या है, चुपचाप क्यों बैठे हो तुम? सर जब बॉन्ड अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लॉस करता है, गेन्स फ्रॉम अदर एटम, मतलब अदर दूसरे एटम से अपना वो मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। Sir, bond between ions. क्या हो गया अभी? ठीक है। देखो आयोनिक बॉन्ड तुम लोग का थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, वो क्लियर नहीं है मतलब तुम्हारे देखो सौम्य ने मुझे बोला कि आयोनिक बॉन्ड होता है कैटायन और एनायन के बीच में, ऐसा नहीं है। आयोनिक बॉन्ड बनने के बाद वो कैटायन एनायन फॉर्म करता है, पहले नहीं करता, ठीक है। देखो आयोनिक बॉन्ड बहुत सिंपल है, नाम में ही लिखा हुआ आयोनिक, आयन और बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जहां पे कोई एक एटम जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा जो एटम होगा वो वही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। वापस सुनो, ठीक है। तो वही बोला। आयोनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा स्टेबल होने के लिए। क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। लूज क्यों करेगा, स्टेबल होने के लिए। और दूसरा जो एटम है वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो जो भी ऐसा बॉन्ड जो 2 एटम के बीच में बनता है जहां पे गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, वैसा बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बताओ, आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है बात मेरा कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, तुमको इलेक्ट्रॉन का या तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बोल सकते हैं ना, एक्सचेंज बोलता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोलेंगे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन और लूज करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला और समझने वाला बात यह है कि आयोनिक बॉन्ड हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। क्यों, क्योंकि मेटल जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, डेफिनेशन क्या है मेटल का, तो मेटल का डेफिनेशन ये है सर। अब मैं बच्चा को पूछता हूँ कि सर मेटल का डेफिनेशन क्या है, तो बच्चा बोलता सर मेटल हार्ड है, मारने से टंग 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 बजता है सर, लस्टरस है सर, शाइनी है। अरे दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, वो डेफिनेशन नहीं है मेटल का। मेटल का डेफिनेशन ये है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो मेटल है, समझ रहा है। और नॉन मेटल का डेफिनेशन ये है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो हमारे लिए क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो देखो मेटल हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा
और नॉन मेटल हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। एग्जाम्पल दिखा, बेस्ट एग्जाम्पल है NaCl का बात। इस NaCl में मुझे ये बताना कि यहाँ पे जो Na है, ये Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। मैं बिल्कुल क्लास 10 के लेवल में जा रहा हूँ। और क्लोरीन कितना होता है, ये होता है 2,8, क्या 7। अब देखो, सोडियम को अगर अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है, तो सोडियम को क्या करना पड़ेगा, क्या करेगा सोडियम, सोडियम ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूज कर देगा। करेगा नहीं करेगा। और अगर Yes, क्लोरीन sir. को लूज हो रहा है, तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, स्टेबल बन गया, और Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, स्टेबल बन गया। तो यानी इट फॉर्म्स NaCl। क्या बनाता है वो, NaCl बनाता है। तो जब वो NaCl बनाएगा, ऐसा कंडीशन में NaCl बन गया, तो बॉन्ड कैसे बना, तो बॉन्ड बना बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। चलो कोई मुझे बताओ व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। सर सर जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसने बताया, नाम बताओ। सर मुस्कान। मुस्कान ने बताया, वेरी गुड। और कोई बताओ। आजकल ये क्या हुआ, ये नहीं है क्लास में क्या, साइना, साइना क्या हुआ, तुम एकदम चुप हो गए आजकल, पहले तो बोलते तुम कुछ सर कोवलेंट बॉन्ड मतलब जिस बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, जिन पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। साइना बताओगे कुछ। सर हो क्लास में। अभी सेम ही है। क्लास में मुझे पता है, बट आजकल इंटरेक्ट कम कर रहे हो तुम। हाँ देख, हाँ हाँ सर, नहीं समझ में आ रहा था इसलिए, है ना, ना क्या सही नहीं समझ में आ रहा। सर आ रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे बोल देते हैं तो सर क्या बोलेंगे। ठीक, देखो एक सर बात मैंने समझो। कहा कि आ रहा है समझ में। हाँ आ रहा है। हाँ सर। अब एक बात समझो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोगों ने जो आंसर दिया वो करेक्ट है, बट कहीं पे अधूरा है, ठीक है, अधूरा है। अधूरा होने के पीछे यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, तुम्हारा टीचर रेस्पॉन्सिबल है जिन्होंने पढ़ाया था। टीचर का बड़ा पंगा है देश में। हम लोग को पढ़ाते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गलत है। जब हम शेयरिंग बोलते हैं ना, शेयरिंग, तो देखो यहाँ पे ना दो पॉइंट आ, जब हम बात करते हैं कि गेनिंग और लूज, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, सिंपल बात है, कोई गेन करेगा कोई लूज करेगा, बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं शेयर करने का, तो यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि शेयरिंग का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। कि मान लो मेरे पास एक चॉकलेट है और मुझे बोला गया है कि इस चॉकलेट को शेयर करो मुस्कान के साथ, तो अब ये मेरा मर्जी है ना कि मैं मुस्कान को आधा आधा दूं, यानी हम दोनों मिलकर आधा आधा खाएं, कि मुस्कान को मैं छोटा सा एक पीस दूं, बाकी सब मैं खा लूं, या मैं उल्टा करूं इसका कि मैं छोटा खाऊं उसको पूरा दे दूं। तो शेयरिंग का कोई हिसाब नहीं होता है। जब बात करते हैं शेयरिंग करने का, तो मुझे ये बताना भी पड़ेगा कि सर शेयरिंग कैसा है, आइदर इक्वल शेयरिंग है या फिर क्या है, अनइक्वल शेयरिंग है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। बात समझ में आ रहा तुमको। जब भी हम बात करते हैं शेयरिंग का, तो मुझे ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि सर जो शेयरिंग होने जा रहा है वो शेयरिंग कैसा होगा, इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा। तो वैसे ही कोवलेंट बॉन्ड में हम लोग सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो ये अधूरा आंसर होगा। हमको बोलना पड़ेगा कि कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है where atoms do equal sharing of electron। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे, इक्वल शेयरिंग ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जहां पे एटम्स क्या करता है, आपस में बराबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। यानी कि मैं एक एटम हूं, तुम एक एटम हो, तो मैं अगर अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, तो तुम भी मजबूर हो अपना 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। अगर तुम बोलोगे नहीं नहीं सर मैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, तो ऐसा बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड नहीं बोलते। आर यू गेटिंग द पॉइंट। समझ में आ नहीं Yes, आया sir. आया? Yes, मतलब sir. इसका मतलब तो सर हमेशा इक्वली शेयर होगा, मतलब अनइक्वल तो शेयर हो ही नहीं सकता। ना होता है, यही तो है ना, वही तो बोल रहा हूं, होता है। देखो तुम लोग के पास टाइम है ना, प्लीज थोड़ा बेसिक थोड़ा बहुत ठीक करो। हाँ तुम सबको बता रहा हूँ मैं, प्लीज थोड़ा सा बेसिक अपना अच्छा करो। 10 में जो गलती कर दिया वो ठीक है, बट अब थोड़ा सा अपना बेसिक को अच्छा करो, है ना, थोड़ा सा उसमें पढ़ो, ध्यान लगेगा, ठीक है। देखो जब मैंने बोला कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो सौम्य ने जैसे मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर हमेशा तो इक्वल ही होता है, अनइक्वल कब होता है, तो बेटा अनइक्वल भी होता है।
और जब भी अनइक्वल शेयरिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा पता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट। समझ आया? यस सर। बाय अनइक्वल, क्या बोलेंगे? बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगा, मजा आएगा, ठीक है? बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? मैं दोनों का दिखाऊंगा, इसका भी दिखाऊंगा, इसका भी दिखाऊंगा, एक ही समझ में आना चाहिए कि कौन सा कब कैसे शेयरिंग करना। तुमको ये बात पता होगा कि जब भी हम बात करते हैं कोई भी एटम का, तो एटम बेसिकली बॉन्ड क्यों बनाता है? तो एटम बॉन्ड बनाता है टू बिकम स्टेबल। क्या होने के लिए बताओ? स्टेबल होने। तभी तो एटम बॉन्ड बनाएगा ना। एक एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? ताकि वो एटम क्या हो सके? स्टेबल हो सके। तो स्टेबल होने के लिए एटम क्या करेगा? तो एटम आइदर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा स्टेबल होने के चक्कर में। या फिर क्या होगा कि दो जो एटम है वो आपस में ये डिसाइड कर लेंगे म्यूचुअली कि भाई तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं दे नहीं सकता, तुम ले नहीं सकते, तो क्या किया जाए? तो क्यों ना ऐसा कर दे कि भाई बराबर बराबर बांट लेते हैं कि ये तुम्हारा भी, ये तुम मेरा भी, दोनों का हो जाएगा, तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा, दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, 2 फ्रेंड है, वो दोनों फ्रेंड कुछ बिजनेस करना चाहते, कुछ करना चाहते, कुछ खोलना चाहते हैं। तो जो पहला फ्रेंड है और दूसरा फ्रेंड है, वो दोनों के पास ही कम पैसा है, ना ही ये अकेला पैसा लगाएगा, ना ही ये अकेला पैसा लगाएगा, दोनों के पास कम कम पैसा है और बिजनेस खोलना है उन लोगों को। तो क्या करेंगे बताओ? तो इन लोग दोनों आपस में क्या करेंगे? बोलेंगे कि अगर मैं 1000 रुपया लगाऊंगा तो तू भी 1000 लगा, 1000 लगाएंगे, 2000 हो जाएगा। नाउ इट विल बी इजी। तुम लोगों ने कभी क्रिकेट मैच खेला कि नहीं खेला? खेलते हो क्रिकेट तुम लोग? हिंदी के बच्चों खेलता हो? यस सर। हाँ वेरी सर। गुड। तो तुम लोगों ने अगर, हाँ बच्चे भी खेलते, वेरी गुड। तो अगर तुमने क्रिकेट खेला होगा तो पता नहीं आजकल बच्चे ऐसा करते नहीं करते, मेरे टाइम में चलता था कि हमने 5-5 रुपए कलेक्ट कर लिया, है ना, कुछ पैसा पैसा का मैच खेला कभी तुम लोगों ने ऐसा कुछ? यस सर सर। मैच नहीं खेला है, बॉल खरीदी है पर। हाँ बॉल खरीदा, हाँ एग्जैक्टली, हाँ बॉल खरीदा। अब मान लो बॉल ही खरीदना है, मान तो मेरे टाइम में बॉल तो 20 रुपए का था, वो मारुति बॉल बॉस को बोले ना, तो 20 रुपए 15 रुपए मिलता था। तो मान लो बॉल ही खरीदना है, अब एक बच्चा 20 रुपए लेके आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। आजकल तो क्या है, आजकल तो पॉसिबल है, बट पहले हम लोग के टाइम में पॉसिबल। तो हम लोगों ने घर से किसी ने 5 रुपया, कोई 3 रुपया, कोई 2 रुपया ना, तो जमा करते करते हमने क्या किया? बॉल खरीद लिया। तो अगर मान लो हम सब फ्रेंड ने बराबर बराबर पैसा लगा के बॉल खरीदा, तो बोलेंगे कि हमारे बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट होगा। लेकिन अगर मान लो कोई फ्रेंड ने 5 लगाया, किसी ने 10 लगाया, किसी ने 1 रुपया लगाया, किसी ने 2 रुपया लगाया और फिर बॉल खरीदा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हमारे बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट या फिर क्या? डेटिव बॉन्ड, है ना, कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। तो एग्जांपल दिखाता हूं कि हाउ दिस वर्क। तो कोवलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल लेते हैं, HCl। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं स्टेबिलिटी का, तो स्टेबल तभी होगा जब कोई भी एटम अपना ऑक्टेट को पूरा करे। क्या पूरा करेगा? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो उसको ऑक्टेट कहा जाता है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या है? एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन ऑक्टेट को पूरा नहीं करता है, वो हमेशा क्या करेगा? डुप्लेट को पूरा करेगा, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 भी इलेक्ट्रॉन होगा तभी उसको मानते हैं कि स्टेबल। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 और कितना? 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान लो कि हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन तो स्टेबल बन जाएगा, लेकिन क्या हाइड्रोजन स्टेबल बनेगा क्या? नो सर। नो क्यों नहीं? सर। क्योंकि हाइड्रोजन स्टेबल तभी बनेगा जब हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन हाइड्रोजन इतना पागल थोड़ी है कि अपने आप को हटा के, अपने आप को मार के किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दान दे देगा। एटम लोग बहुत चालू है, समझना। एटम अपना इलेक्ट्रॉन तभी देंगे जब उनको नहीं चाहिए होगा। ये सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन तभी दिया जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ। अगर मान लो सोडियम के पास 2 8 होता, तो वो थोड़ी इतना दानवीर है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देता इसको। क्या होता देने से? ये स्टेबल होता या डिस्टेबल हो जाता। तो ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? क्लोरीन के पास जाएगा और इससे 1 इलेक्ट्रॉन उठा के लेता है। तो हाइड्रोजन के पास काउंट करो कितना इलेक्ट्रॉन? कितना इलेक्ट्रॉन? सर 2। 2 डुप्लेट पूरा स्टेबल हो गया।
क्लोरीन का बात करो, क्लोरीन जाएगा देखो बराबर बराबर शेयरिंग, तो क्लोरीन गया उठा के लेके आया, तो कितना हो गया बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। तो यानी ये स्टेबल हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। क्या बन गया बताओ, बॉन्ड। और कैसा बॉन्ड बना, तो इस तरह का बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे क्लियर? सर बोलो पूछो। सर हाइड्रोजन डुप्लेट बॉन्ड का मतलब फिल करता है और क्लोरीन ऑक्टेट फिल करता है, तो मतलब दोनों का डुप्लेट कैसे हुआ? दोनों का डुप्लेट नहीं हुआ ना, दोनों का डुप्लेट, सर दोनों का मतलब डुप्लेट नहीं हुआ। वो इक्वल शेयरिंग कैसा हो पूछ रहे हो क्या? सर नहीं, आपने HCl एरोडे के डुप्लेट लिखा है इसलिए बोल रहे। हाँ, HCl का नहीं, वो H का डुप्लेट, नॉट HCl का, इट इज डुप्लेट फॉर H। मतलब हाइड्रोजन अपना डुप्लेट करेगा, हाइड्रोजन डुप्लेट बनाएगा, क्लोरीन ऑक्टेट बनाएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो इनमें कोई डुप्लेट ऑक्टेट नहीं होता, बनने के बाद तो बॉन्ड होता है, बनने से पहले ऑक्टेट डुप्लेट का बात, ठीक है? ठीक है सर। चलो अब फिर बात समझते हैं आगे। अब देखो, अब हम बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, उससे पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो फ्रेंड है, वही दो फ्रेंड का कहानी बात करते हैं। एक फ्रेंड का नाम है ए, एक फ्रेंड का नाम क्या है बी। ये फ्रेंड जो है ना, बहुत पैसा है इसके पास, क्या है इसका, बहुत पैसा। बोलते हैं ना कि पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो वाला फ्रेंड ये है। और ये बेचारा हमारे तरह है, नो पैसा वाला आदमी, ठीक है। तो ये इसके पास कोई पैसा वैसा नहीं, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत दिमाग वाला है, बहुत दिमाग है इसके पास। बहुत पैसा, नो दिमाग, बहुत दिमाग, नो पैसा, है ना। तो बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन। तो एक दिन ए के माइंड में ये ख्याल आता है कि क्यों ना यार कुछ बिजनेस किया जाए, है ना। तो उसे सोचा कि मैं किसके साथ करूं, अकेला तो कर नहीं पाऊंगा, दिमाग कम है मेरा, तो किसके साथ किया जाए। तो उसको अपने फ्रेंड के बारे में याद आया बी, कि बी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो इससे मिलके करता हूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा। तो इसने बी को फोन लगाया, और बी को बोला, बी भैया चलो यार एक कुछ करते हैं मिलके। तो बी क्या बोलेगा, बी यही बोलेगा कि देखो यार मैं तो इंटरेस्टेड तो हूं, बट बात ये है कि पैसा नहीं है मेरे पास। तो ए ने क्या बोला, ए ने ऑफर दिया, ए ने बोला कि काम करो ना, मैं पूरा का पूरा पैसा मैं लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, पूरा का पूरा पैसा मैं लगाता हूँ, और तुम क्या लगाओगे, क्या लगाएगा ये, इंटेलिजेंस, ब्रेन। ये अपना दिमाग लगाएगा। क्या लगाएगा, अपना दिमाग, है ना। ये पैसा, ये दिमाग, ठीक है। तो चलो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, चलो इनके जो बॉन्ड बन गया, इसने अपना दिमाग, इसने अपना पैसा। अब दिमाग ये थोड़ी है कि सब निकाल के थोड़ा वहां लगा दे, थोड़ा यहाँ लगा दे ना, ऐसा होता है क्या, नहीं। दिमाग का मतलब क्या है, काम करेगा, मेहनत करेगा, ठीक है ना। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो अगर मान लो उसके बाद इनका बिजनेस रेडी हो गया, और मान लो कि संदीप ने फोन किया बी को और पूछा, अरे बी तुमने बिजनेस कर लिया, क्या बात है, बताया नहीं तुम, है ना। तो संदीप ने बी से पूछा कि भैया बी बताओ तो ये बिजनेस किसका है। तो बताओ संदीप बी क्या आंसर देगा, संदीप बी क्या बोलेगा, मेरा है, हमारा है, क्या बोलेगा, ये पूरा कहानी सुनाएगा भाई। संदीप नहीं क्लास में हूँ सर। हो गया, बताओ संदीप। सर आप एक बार वापस से रिपीट कर देंगे, समझा नहीं। मैंने बोला कि ए और बी दो फ्रेंड है, ठीक है ना। सर तो ए को कुछ करना था जिंदगी में, तो ए ने बी को फोन लगाया और बी को बोला कि चलो यार हम दोनों मिलके कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ काम करते हैं मिलके, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, तो जो भी काम करें फर्क नहीं पड़ता हमको, कुछ काम करने का सोचा। प्रॉब्लम ये है कि ए के पास तो बहुत पैसा है बट दिमाग नहीं है, बी के पास बहुत दिमाग है, पैसा नहीं है। तो ए ने बी को बोला कि काम करो ना, मैं सारा पैसा लगाऊंगा, तुम अपना दिमाग लगाओ और अपना बिजनेस करते हैं। तो इनका बिजनेस रेडी हो गया। तो तुमने मान लो बी को फोन किया और पूछा कि बी तुमने बिजनेस खोल लिया, बताया नहीं किसी को, ये किसका बिजनेस है। तो बी क्या बोलेगा, सर दोनों का है, उन दोनों का। ऑब्वियस बात है। सुमिया क्या बोलेगा, बताओ बी क्या बोलेगा, कि नहीं यार ए ने पैसा लगाया, मैंने दिमाग लगाया, ऐसा बोलेगा ना, बोलेगा नहीं हम दोनों का है, क्या बोलेगा, सर दोनों का बोलेगा। दोनों का अनडाउटेडली, ठीक है ना। सर तो दोनों का बोलने है। का मतलब ये है, दोनों का है, सिंपल। तो बोलने का यही मतलब हुआ ना कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया,
जबकि इसने कुछ भी शेयर नहीं किया फिर भी बॉन्ड बन गया। तो ऐसा बॉन्ड बनने को या ऐसा जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव। क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर है? नहीं है? एक मतलब देगा और एक ज्यादा देगा। हाँ, एक ज्यादा मैं दिखाऊंगा, एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, क्लियर हुआ, ठीक है। सर अब ये ऐसे मैंने खाली एग्जांपल लिया है, ये मैंने खाली एग्जांपल लिया है, ये मत सोचना कि हमेशा ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ये 3 लगाया, अगर ये अपना एक भी इलेक्ट्रॉन लगाता तब भी डेटिव बॉन्ड होता, 2 भी इलेक्ट्रॉन लगाता तब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता, 3 लगाता, ये भी 3 ये भी 3, तब जाके ये बॉन्ड क्या बनता, कोवलेंट बॉन्ड बनता। बट जब तक ये 3 से कम इलेक्ट्रॉन लगाएगा तब तक ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड ही कहलाएगा। क्लियर है बात मेरा? ठीक है, यस सर। यस सर। अब मैं एग्जांपल दिखा, तुम लोगों ने एक मॉलिक्यूल का नाम तो सुना ही होगा, O3 का नाम। ये O3 क्या है, कोई बताओ मुझे? ओजोन। 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 O3 क्या है, ओजोन। बहुत अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन। अब देखो, हमने 10 में ये पढ़ा है ना कि जब भी मतलब कोई भी दुनिया में कोई भी कंपाउंड स्टेबल तभी होता है, या वो कंपाउंड तभी कंपाउंड बनता है या मॉलिक्यूल बनता है जब वो स्टेबल होता है, राइट? ये बड़ा कि नहीं बड़ा 10 में, बड़ा यस बड़ा है सर। ना? मेटल और मेटल में बॉन्डिंग में क्लास 9 में पढ़ा होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल और एक चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो वहां पे टीचर ने पढ़ाया होगा, पता नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बट ये पढ़ाना चाहिए कि जब भी कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनता है तो स्टेबल होना पड़ता है तभी बनता है। तो यानी O3 भी क्या होगा, स्टेबल होगा, तभी तो O3 बनाया है। अगर ये O3 अनस्टेबल होता तो थोड़ी बनता, स्टेबल है तभी बनेगा। स्टेबल होने के लिए इनको अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट क्या करना पड़ेगा, पूरा करना। तो देखते हैं एक बार इसको, चलो O3 को। तो मैंने एक O को बीच में बनाया, O के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, एक O को यहाँ बनाया, 1 2 3 4 5 6, एक O को मैंने यहाँ बना दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मुझे बॉन्डिंग करवाना है, तो बॉन्ड बनाना है, तो ये O क्या करेगा, ये O जाएगा ऐसे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठा के लेके आएगा, करेक्ट? बोलो यस सर। रेस्पॉन्स है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन उठा के लेके आएगा। काउंट करो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये O का बारी है, इसको स्टेबल होना है, तो ये भी क्या करेगा सर, जाएगा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठा के लेके आएगा। तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, काउंट करो। 8। अब उसके बाद बारी आया बीच वाला। अब मैंने क्या बताया था कि अगर इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, या समझो इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया है अपना, तो ये भी क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। यस सर। और इसने इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। बराबर हिसाब होना चाहिए, बिकॉज कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट। तो चलो ट्राई करते हैं बराबर हिसाब करने का। तो जब ये बराबर हिसाब करने के निकलता है तो बात कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो। क्या तुम एक बार काउंट करोगे कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल? सर 10। कितना हुआ, 10। अब तो मुझे बताओ कि अगर कोई एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाएगा, तो क्या उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया? नो सर। तो अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो क्या वो स्टेबल माना जाएगा? नो सर। नहीं माना जाएगा। और अगर ये स्टेबल नहीं है तो क्या ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन सकता है क्या? नो सर। नो सर। यानी कुछ तो गड़बड़ है ना, यानी कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है भाई? तो गड़बड़ जो है वो पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गड़बड़ क्या है बताओ? तो गड़बड़ यही है ना कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 कैसे बनाया जाए? तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने का एक ही तरीका हमारे पास है, वो ये तरीका है कि ये ऑक्सीजन इससे, ये देखो, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये ऐसे बनाएगा, देखो ये ऐसे। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खाली इससे, या तो इससे या तो इससे, किसी से भी कोई मतलब नहीं, या तो इससे या तो इससे। तो अगर ये ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, ये इससे लेता है बट ये इससे नहीं लेता, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इक्वल शेयरिंग हुआ या अनइक्वल शेयरिंग हुआ? अनइक्वल। बताओ कौन सा शेयरिंग हुआ, इक्वल क्या अनइक्वल? सर अनइक्वल।
अनइक्वल शेयरिंग हुआ, अनइक्वल। तो इनके बीच में हो गया अनइक्वल शेयरिंग। और हमको पता है कि जब भी किसी दो एटम के बीच में अनइक्वल शेयरिंग होता है तो वैसा बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यानी इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड काम करता है। तो ऐसा बॉन्ड को ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं? सर अगर ये दोनों से एक एक लेगा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा कैसे होगा? वो अपना दो देगा तो वो बराबर शेयरिंग करने का ट्राई करेगा। समझ में आ यस रहा है? सर, यस वो सर, दोनों यस जगह सर। पे कोऑर्डिनेट नहीं बनाएगा, वो दोनों जगह पे कोऑर्डिनेट बना नहीं पाएगा, है ना। वो कहीं एक बनाए, किसी से कोवलेंट, किससे कोऑर्डिनेट। ठीक है, यस सर। तो ये समझ में आ गया तुम लोग सबको? यस सर। इसको लिख लो एक बार। सर पूछो। सर अगर इक्वल है, जैसे कि इधर एक मतलब इक्वल बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट भी है, कोवेलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है, तब हम लोग कोऑर्डिनेट को ही मतलब कंसिडर करेंगे। नहीं 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 नहीं, तो हम लोग, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ना कि वो देखेंगे कि बॉन्ड कौन सा बॉन्ड का बात हो रहा है। अगर तुमको ये बोलना है कि जैसे मान लो इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं इसको बोलते हैं कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, मान लो नाम दे दिया हमने 1 2 3। तो हम क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे ना कि सर 1 और 2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। बट 1 और 3 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। पूरे कंपाउंड के बीच में क्या बॉन्ड है ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तो जब पूछा जाएगा कि इन दोनों एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है और इन दोनों एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो बता देंगे कि इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है। क्लियर? ओके सर। सर सिर्फ दो मतलब दो एटम के बीच में पूछेंगे? हाँ, दो डिग्री पूछेंगे, करेक्ट। ओके सर। और डाउट किसी को? सर मतलब जैसे आप अभी आपने साइना को बताया कि किस तरीके से पूछेंगे, सर हम लोग को कभी 2 और 3 के बीच में नहीं पूछेंगे? नहीं, टू नहीं, बॉन्ड कहाँ बनना, नहीं बना ना। वही सर बॉन्ड पूछे, बनना 2 और पड़ेगा, 3 के बॉन्ड बीच कहाँ में तो बनना है? कभी नहीं पूछेंगे ना, क्योंकि ना सर ना, बॉन्ड ही बॉन्ड नहीं तो कोई बनना, बना कैसे ही नहीं। पूछेगा? बॉन्ड बन रहा है क्या? ये कहाँ बॉन्ड बन रहा है? ये तो बॉन्ड ही नहीं बनेगी, यहाँ ये कहाँ बॉन्ड बन रहा है? इसका इसीलिए बॉन्ड सर इससे पूछ बन लिए एक रहा है, बार। इसका बॉन्ड इससे बन रहा है। इन दोनों में बॉन्ड नहीं बना ना, ये तो कोई लिंक ही नहीं, ठीक है ना। तो बॉन्ड नहीं बनना तो नहीं पूछेगा, बॉन्ड बनना पड़ेगा, ठीक है, बॉन्ड बनना पड़ेगा। इतना हो गया तो उधर बताना, आगे बढ़ते, ठीक है। जल्दी करो, हो गया तो बोलो। कुछ बोलो, हुआ कि नहीं हुआ, क्या करना है?
यस सर यस सर हो गया। आ गया। तो ये हमने बेसिक आइडिया ले लिया हमने इन तीनों बॉन्ड के बारे में। अब इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। मैंने पहले तुम लोगों को बताया कि ये पूरा चैप्टर जो है वो केमिकल बॉन्ड की इधर उधर घूमता है। हम लोग यहाँ पे मेनली और केमिकल बॉन्ड के अंदर भी मेनली हम लोग बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड का। बाकी बॉन्ड देखो, बाकी में क्या होता है ना, बात समझना। आयोनिक बॉन्ड को बेसिकली एक बॉन्ड नहीं माना जाता। देखो, एक प्योर बॉन्ड जो है, प्योर बॉन्ड तभी बनता है व्हेन देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिट। मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक ने लूज किया, एक ने गेन किया। तो जिसने लूज किया वो पॉजिटिव बन गया, गेन करने वाला नेगेटिव बन गया। तो अगर तुम कोई एक पॉजिटिव चीज को एक नेगेटिव के सामने रखोगे तो अनडाउटेडली उनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। लेकिन उस अट्रैक्शन को एक बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड माना जाए, ये जरूरी नहीं। मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब वीक अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब बोल रहा हूं कि तुम्हारा अपना, तुम खुद, तुम्हारा अपने मम्मी या पापा के साथ जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। और तुम रास्ते में चल रहे थे, कोई दिख गया तुमको, अच्छा लगा देखने में, एक अट्रैक्शन हो गया तुमको, तो वो बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? अब खुद सोच लो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्लियर? क्लियर है बात? यस सर, यस सर। ना, तो आयोनिक बॉन्ड बेसिकली बनता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो किसी भी दो चार्ज के बीच में, खासकर ऑपोजिट चार्ज के बीच में, एक अट्रैक्शन रहता है, एक अट्रैक्शन बनता है। तो उस अट्रैक्शन से बनने वाला जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इससे बहुत ज्यादा कुछ होता है। वो क्या होता है आगे हम स्टार्ट करते हैं पहले आयोनिक बॉन्ड से। तो डालो हेडिंग लिखो आयोनिक। अब मैंने पहले ही बता दिया कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। हम सीधा बात करेंगे कंडीशन ऑफ द आयोनिक, ए कंडीशन फॉर दैट। एक आयोनिक बॉन्ड बनने के क्या कंडीशन है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस कंडीशन के अंदर तुम एक बॉन्ड को बोल सकते हो कि वो आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, और किस कंडीशन में तुम बोलोगे कि वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना। तो आयोनिक बॉन्ड बनने का सबसे पहला फॉरमोस्ट जो कंडीशन है, नंबर 1 कंडीशन, वो होता है कि आयोनिक बॉन्ड कैन ओनली फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन। तो पहला कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन यह है कि आयोनिक बॉन्ड बन सकता है इसके बीच में, एक मेटल के बीच में और एक नॉन मेटल के बीच में। याद रहेगा नहीं रहेगा? सबसे बेसिक पॉइंट है। एक मेटल और मेटल मिलकर क्या बनाता है? आयोनिक बॉन्ड। नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। मेटल मेटल कोई बॉन्ड नहीं। सेकेंड पॉइंट है हम लोग का पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर से। मैंने एक टर्म तुम लोगों को पढ़ाया था, शायद तुम लोगों को याद हो नहीं हो। मैंने एक टर्म बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी। याद है किसी को? यस सर। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे मेटल का, मेटल का। देखो, जिसको नहीं पता उनको बता दूं कि ये क्या होता है। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ना, ये एनर्जी है। कैसा एनर्जी पता है? अब मैं बोलूं कि हमारे पास कोई एटम है, तो एटम के पास क्या होगा? सेल होगा, और सेल के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अगर मान लो कि उस एटम से, उस एटम का आउटर मोस्ट सेल से, कहां से? आउटर मोस्ट सेल से, अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? बाहर निकालना चाहते हो, तो बाहर निकालने के लिए तुमको क्या लगाना पड़ेगा? कुछ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा। करेक्ट बात है कि नहीं है? यस अगर तुम किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी एनर्जी तुम अप्लाई करोगे किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने सेल से बाहर निकालने के लिए, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब तुम लोग सोचो कि मान लो मेरे पास एक मेटल है, मेटल को बनाना है बॉन्ड। तो बॉन्ड बनाना कब इजी होगा? जब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो, तब बॉन्ड आसानी से बनेगा। कि मेटल से बॉन्ड निकालना पॉसिबल ना हो, तब बॉन्ड इजीली बनेगा। बोलो बोलो, सोमे बताओ, तुम लोग तो पढ़े हुए ना, जो पढ़ा है वो जब बताओ। निकलना इजी है, जब से तो निकलना इजी है।
जो निकालना इजी है। और निकालना इजी का मतलब क्या है? निकालना इजी का मतलब ये है कि वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमको कम एनर्जी अप्लाई करना पड़े। क्या करना पड़े? वी हैव टू अप्लाई द लेसर एनर्जी। तो हम लोग यही बोलेंगे ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल शुड बी लो। क्या बोलेंगे बताओ? शुड बी लो। इस पॉइंट को याद रखना, ये सेकंड पॉइंट है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल शुड बी लो। मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी को लो होना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये क्या चीज है भाई? ये मैंने पहले बता दिया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी, इच्छा, कितना खींचना चाहता है, मर्जी, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल। अब मुझे बताओ कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता है? तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। करेक्ट? क्या करता है? गेन करता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो मुझे बताओ कि बॉन्ड को बनने के लिए वो नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी को ज्यादा होना पड़ेगा कि कम होना पड़ेगा? फिर फिर ज्यादा होना पड़ेगा। ज्यादा होना पड़ेगा। क्यों? मतलब ये देखो, जिनको नहीं पता, जो नहीं पढ़े, वो भी सही आंसर दे रहे हैं कि अनडाउटेडली सर कि अगर नॉन मेटल है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का चाहत जो है उसको हाई होना पड़ेगा। तो वी कैन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। तो ये क्या होगा? शुड बी हाई होगा, ज्यादा होना पड़ेगा तभी बॉन्ड बनेगा, कम होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। क्या ये बात क्लियर है मेरा कि नहीं क्लियर? तो आयोनिक बॉन्ड बनने का 3 हमारे पास कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? पहला कंडीशन होता है कि सर ये बनेगा बिटवीन द मेटल नॉन मेटल। दूसरा कंडीशन होता है कि ये बनेगा जब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल शुड बी लो। और तीसरा कंडीशन होता है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द नॉन मेटल शुड बी हाई। देख लो उसके ऊपर। कोई डाउट है तीनों पॉइंट में तो पूछो। कोई डाउट है किसी को? नो सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर क्या आप एक बार आयोनाइजेशन और एंथैल्पी का मीनिंग बोल पाएंगे? हाँ एग्जैक्टली। कौन पूछ रहा? नाम बताओ। सर प्रेम। हाँ प्रेम। प्रेम का बेचारा नहीं पढ़ा ना। देखो प्रेम, मैं बता रहा हूँ तुमको, ये मैं पढ़ाऊंगा एक बार, ठीक है? एक बार सब लोग को बोलना कि सर एक्स्ट्रा क्लास कब होगा पूछना। बहुत लोग बैठे हुए हैं, उनका क्लास हो रहा है। मे भी सर लोग वेट कर रहे हैं बिकॉज और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं। तो मे बी आफ्टर रिजल्ट, तो जैसा लग रहा है कि शायद रिजल्ट 20 तारीख को है, आज 15 तारीख है। और रिजल्ट कब है? 20 तारीख को है ना? यस सर। तो 20 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद शायद और बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो अभी के लिए प्रेम समझ लो क्या होता है। प्रेम ये आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है। तो माइक म्यूट कर दो, माइक म्यूट कर दो। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी एटम से उसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, किसी भी एटम से उसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो भी एनर्जी लगाना पड़ेगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है?
Okay, sir. ओके सॉरी सर ना एक कॉल आ गया। हाँ खत्म कर दूँ ठीक है। तो दूसरा हमारा देखो, अरे दूसरा क्या होता है कि हमने तो बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि एक किसी भी मतलब एलिमेंट का या एटम का इलेक्ट्रॉन खींचने का कितना ताकत है, कितना टेंडेंसी है, कितना इच्छा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है Okay, sir. चलो बहुत अच्छा ठीक है। फिर तो आज यहीं का रखेंगे हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट होगा प्लीज ग्रुप में सेंड कर देना या फिर next- ठीक है सर थैंक मुझसे यू। सर एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। एनसीडी क्वेश्चन नहीं हो रहा तो ग्रुप में डालो ना। यस सर डाल दे रहा हूँ। हाँ ग्रुप में डालो। सर मेरे को एक चीज पूछना है सर, जब क्वेश्चन में डाई ऑक्सीजन लिखा है सर, हम O2 का मास लेंगे कि सिर्फ O का मास लेंगे? नहीं 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 ओ का नहीं, O2 का लोगे। डाई ऑक्सीजन O2 है, डाई हाइड्रोजन H2 है, डाई नाइट्रोजन N2 है। मैं समझ गया कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा डाउट हो गया। ठीक है ठीक है यस सर। थैंक यू सर। चलो फिर बाय। हाँ Thank you, sir. हम्म।